आज हम दो ऐसी आवाज़ों पर बात कर रहे हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं हिंदुस्तानी फिल्मी म्यूजिक के सुनहरे दौर की बुनियाद रखी। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। जी बिल्कुल, ये सिर्फ गुलकार नहीं थे, ये तो जैसे हमारी नस्लों के एहसासात की आवाज थे। सही कहा। और इनके बारे में आज भी लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो मवाद है ना, कुछ पुराने इंटरव्यूज, मज़ामीन, थोड़ी बहुत याददाश्तें, वो उनकी जिंदगियों पर, उनके फन की गहराइयों पर और मदाहों के दरमियान वो जो कभी ना खत्म होने वाली बहस चलती है मुआवजे की। हाँ, कौन बेहतर था वाली बहस। जी वही। और तो और उनकी जाती जिंदगी के कुछ हैरत अंगेज पहलू, और यहाँ तक कि उस जमाने में फनकारों के जो माली मामलात होते थे, जैसे टैक्स वगैरह, उस पर भी काफी रोशनी डालता है। अच्छा, तो आइए इन मालूमात की मदद से उन अजीम फनकारों के सफर को जरा करीब से देखते हैं। समझते हैं कि ये जो रकाबत की बात होती है, उसकी असल हकीकत क्या थी। जी। मुद्दाहों के दलाइल क्या हैं, और कुछ ऐसे किस्से भी सुनते हैं जो शायद कम लोगों को मालूम हो। मतलब एक तरह से इन जराए का तफसीली जायजा लेते हैं। यकीनन, आइए शुरू करते हैं। अब तो पहले मोहम्मद रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर के पास पैदा हुए, और कहते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में ही उनका टैलेंट नजर आने लगा था। जी, बहुत कम उम्र में। 1944 में मुंबई आए, और 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी का वो गाना तेरा खिलौना तोड़ा बालक, इससे इन्हें पहली बड़ी कामयाबी मिली। हाँ, वो पहला बड़ा ब्रेक था। और फिर 31 जुलाई 1980 को ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन गीत तो आज भी गूंज रहे हैं। बिल्कुल। और फिर किशोर कुमार, जिनका असल नाम था आभास कुमार गंगोली, 4 अगस्त 1929 खंडवा में पैदा हुए। वो तो अपने बड़े भाई जो लेजेंडरी अदाकार थे अशोक कुमार, उनके पीछे फिल्मों में आए थे अदाकारी के लिए। अच्छा, अदाकारी के लिए। जी, लेकिन जल्दी समझ गए कि उनका दिल तो गाने में लगता है, और आर.डी. बर्मन जैसे मौसीकारों ने, आप कह सकती हैं, इनके टैलेंट को पहचानने में बड़ा किरदार अदा किया। हाँ, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी तो कमाल की थी। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ गुलकार नहीं थे, वो अदाकार, फिल्मसाज, मौसीकार, गीत निगार, सब कुछ थे। एक मुकम्मल पैकेज। अक्टूबर 1987 में उनका भी इंतकाल हो गया। उन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी को जो मुकाम दिया है ना, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सही। और शायद यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इनके चाहने वाले आज तक बहस करते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा फनकार था। ये बहस खत्म ही नहीं होती। ये बहस वाकई बड़ी दिलचस्प है, और कई पहलू हैं इसके। एक जो बुनियादी फर्क बताया जाता है ना अक्सर मज़ामीन में, वो है तरबियत याफ्ता आवाज़ बमुकाबला कुदरती सलाहियत। अच्छा। रफ़ी साहब के पास तो बाकायदा क्लासिकी म्यूजिक की तरबियत थी, तो उनके मदा कहते हैं कि भाई इस वजह से उनकी गायकी में ज्यादा पुख्तगी थी, टेक्निकी महारत थी, वैरायटी थी। जबकि किशोरता के हामी कहते हैं कि बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के हर तरह के गाने गा लेना, जी, चाहे वो सेमी क्लासिकल हो, रोमांटिक हो, या फिर वो शोख चिंचल गाने, उसी महारत और जादू से गाना, ये उनकी कुदरती सलाहियत का सबूत है। बिल्कुल। कुछ लोग उनकी आवाज की खालिसियत या रॉ टैलेंट का खास जिक्र करते हैं। अच्छा। एक और अहम नुक्ता जो जराए से सामने आता है, वो है म्यूजिक डायरेक्टर्स की पसंदीदगी का। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जी, अक्सर लिखा गया है कि नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, शुरू में मदन मोहन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मतलब इस दौर के ज्यादातर बड़े नाम वो रफ़ी साहब को ज्यादा तरजीह देते थे। दूसरी तरफ किशोर कुमार को शुरू में एस.डी. बर्मन ने इस्तेमाल किया, खास तौर पर देव आनंद के लिए, और फिर 70 की दहाई में तो राजेश खन्ना के साथ आर.डी. बर्मन ने उन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया। तो क्या ये समझा जाए कि वक्त के साथ तरजीहात बदल रही थीं, म्यूजिक का ट्रेंड बदल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। ये उस दौर के बदलते हुए फिल्मी म्यूजिक के मिजाज को दिखाता है। 70 की दहाई में थोड़ा रोमानवी, थोड़ा मगरिबी अंदाज ज्यादा मकबूल हुआ। हाँ, जिसमें किशोर कुमार की आवाज खासकर आर.डी. बर्मन की धुनों के साथ बहुत फिट हुई। लेकिन ये कहना भी शायद ठीक नहीं कि पुराने मूसीकार सिर्फ रफ़ी साहब को ही पसंद करते थे। एस.डी. बर्मन ने किशोर दास से भी बहुत अच्छे गाने गाए। सही। ये तो मूसीकार के अपने स्टाइल और फिल्म की जरूरत पर मुनहसिर था। अच्छा, अब आते हैं वर्सेटैलिटी यानी हमागिरी पर। उस पर भी बहुत बहस होती है। रफ़ी साहब के मद्दात उनके गानों की रेंज गिनवाते हैं। जी हाँ। नर्म रोमानवी गीत, क्लासिकी बंदिशें,
कव्वाली, गजल, भजन, देशभक्ति के नगमे, क्या नहीं गाया उन्होंने। आवाज का उतार चढ़ाव, ऊंचे सुरों पर उनकी जो गिरफ्त थी, कमाल थी, बेमिसाल थी। और ये भी कहा जाता है कि वो अदाकार के हिसाब से आवाज बदल लेते थे। जैसे जॉनी वॉकर के लिए सर जो तेरा चकराए। हाँ, यह महमूद के लिए हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये किरदार को समझकर आवाज देना था। जी, आवाज की बनावट और तासुर को किरदार से मिलाना। दूसरी तरफ किशोरदा के मद्दाह उनकी वो मुनफरिद योडलिंग है ना। हाँ, वो तो उनका ट्रेडमार्क था। बिल्कुल, और उनकी आवाज की ताजगी और बगैर ट्रेनिंग के हर रंग में ढल जाने की सलाहियत, इसका जिक्र करते हैं। 70 और 80 की दहाई में तो वो कई बड़े हीरोज की आवाज बन गए थे। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन। हाँ, उनकी आवाज उन पर बहुत जचती थी। जी, कहा जाता है कि वो अदाकार की शख्सियत और एनर्जी को अपनी आवाज में ले आते थे, जैसे शराबी का मंजिलें अपनी जगह है या गोलमाल का आने वाला पल। क्या बात है। और फिल्म अनोखी अदा का साला मैं तो साहब बन गया भी एक मिसाल है, जहां उन्होंने दिलीप कुमार की आवाज से मुमासलत पैदा की। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। कुछ खास गानों का भी जिक्र आता है जो इस मुवाजने में इस्तेमाल होते हैं। जी, जैसे ये हकीकत कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार पर फिल्माए गए गाने भी गाए। सच में? कौन से? जैसे फिल्म शरारत में अजीब दास्तां है ये मेरी, और फिल्म कर्ज का वो गाना दर्द दिल दर्द जिगर। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। जी, उसमें ज्यादातर गाना एक ही सुर पर चलता है। उसे रफ़ी साहब के सांस पर कंट्रोल और महारत का सबूत माना जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो गुलकार रफ़ी स्कूल से मुतासिर हैं, जैसे सोनू निगम या उदित नारायण, वो तकनीकी तौर पर इन गुलकारों से बेहतर हैं जो किशोर स्कूल से हैं, जैसे कुमार सानू या बाबुल सुप्रियो। अलबत्ता ये तो मुबस्सिरीन की अपनी राय है। ठीक। दूसरी तरफ किशोरदा के चाहने वाले उनके वो यूडलिंग वाले हिट गाने याद दिलाते हैं या उनकी जज्बाती गायकी। कई गाने ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक दोनों ने गाए, मगर किशोर कुमार का वर्जन ज्यादा चला। अच्छा, जैसे तुम बिन जाऊं कहाँ फिल्म प्यार का मौसम, या रोते हुए आते हैं सब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। और ये नुक्ता भी अहम है कि किशोर कुमार सिर्फ गुलकार नहीं थे, वो एक मुकम्मल फनकार थे, और उनके मदाह आशा भोसले जी का वो मशहूर कॉल भी दोहराते हैं। कौन सा कॉल? जो कई जगह मिलता है कि एक मोहम्मद रफ़ी 1000 साल में हो सकता है, एक लता 100 साल में हो सकती है, पर एक किशोर कुमार फिर कभी नहीं हो सकता। वाह, ये तो किशोर कुमार की इनफरादियत पर जोर देता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सब तो मदाहों की बातें हैं। उनसे हटकर देखें तो क्या इन दोनों अजीम फनकारों में वाकई कोई जाती मसला था, कोई दुश्मनी? जो मवाद हमारे पास है वो क्या कहता है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। कई मज़ामीन, खास तौर पर एक जिसका उन्वान कुछ यूं था, रफ़ी मुकाबला किशोर, वो रकाबत जो कभी थी ही नहीं। अच्छा, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि इनमें कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के लिए बेपनाह इज्जत थी। किशोर कुमार रफ़ी साहब का बहुत अदब करते थे। रफ़ी साहब के जनाजे पर किशोर कुमार की एक तस्वीर का अक्सर जिक्र आता है, जिसमें वो बहुत खामोश, उदास, गमज़दा नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर जैसे उनके जज्बात बता रही हो। ये भी सुनने में आया है कि किशोर कुमार ने रफ़ी साहब की वफ़ात के बाद एक बंगाली गाना से जानो आजू गाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया था। जी हाँ, ये बात भी दर्ज है। और एक वाकया तो बहुत मशहूर है, कई जगह बयान हुआ है कि किसी महफिल में एक शख्स ने किशोर कुमार से कहा कि आपने फला गाना रफ़ी साहब से अच्छा गाया है। तो किशोर कुमार ने मुबैना तौर पर उसे थप्पड़ मार दिया और कहा कि खबरदार जो मेरा मुआजना रफ़ी साहब से किया। वो खुद भी मानते थे, जैसा कि कुछ इंटरव्यूज से लगता है, कि रफ़ी साहब की रेंज और वर्सिटाइलिटी उनसे ज्यादा थी। कमाल है, ये तो बड़ा एहतराम था। बिल्कुल, और उन्होंने प्रोफेशनली भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी काम किया। बहुत से मशहूर डुएट गाने गाए जो आज भी सुने जाते हैं। जैसे बने चाहें दुश्मन जमाना हमारा फिल्म दोस्ताना, चल शुरू हो जा फिल्म हम जूली, हाँ वो मस्ती भरा गाना, ढी तुम बिन जाऊं कहाँ का एक वर्जन, यादों की बारात निकली है आज का टाइटल सॉन्ग, यूं ना शर्मा फूल जैसे गाल पर फिल्म परवाना। ये सब उनकी प्रोफेशनल केमिस्ट्री दिखाते हैं। और ये बात तो वाकई हैरान कौन है कि रफ़ी साहब ने किशोर कुमार पर फिल्माए गए गाने भी गाए, जैसे आपने बताया अजीब दास्तां हैं ये मेरी और मन मोहरा बावरा। जी,
और फिल्म हाथी मेरे साथी का वो गाना नफरत की दुनिया को छोड़ के, हाँ, बहुत जज्बाती गाना है। उसके बारे में कहा जाता है कि ये गाना काफी मुश्किल था। किशोर कुमार ने खुद म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि ये सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, उन्हीं से गुवाएं। सुभान अल्लाह, ये होती है फनकार की कदर। बिल्कुल। एक और वाकया उनके ताल्लुकात की खूबसूरती दिखाता है। किशोर कुमार ने जब अपनी फिल्म बनाई चलती का नाम जिंदगी 1981 में, हाँ, तो उन्होंने रफ़ी साहब से गाने की दरख्वास्त की और रफ़ी साहब ने इत्तलात के मुताबिक सिर्फ ₹1 टोकन फीस ले और 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ ₹1। जी, तो ये सारे वाकयात जो है ना, ये मद्दाहों या मीडिया की बनाई हुई रकाबत की कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाते हैं। सही। अब जरा आर.डी. बर्मन की तरफ वापस चलते हैं। ये तासुर बहुत आम है कि 70 की दहाई में उन्होंने किशोर कुमार को बहुत ज्यादा गाने दिए। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो मज़ामीन और तज्ज़िये हैं वो ये तो मानते हैं कि 70 की दहाई के शुरू में, ख़ास तौर पर जब वो किशोर, राजेश खन्ना, आर.डी.बी की त्रिकोण बनी थी ना, फिल्म आराधना के बाद, जी जी। तब आर.डी. बर्मन ने वाकई किशोर कुमार को बहुत गाने दिए। वो दौर ही किशोरदा का था। उनकी आवाज़ राजेश खन्ना के लिए जैसे लाजिम हो गई थी। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। उन्हीं ज़राए से ये भी पता चलता है कि आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। 60 की दहाई के आखिर में जब आर.डी. बर्मन खुद को मनवा रहे थे, तो तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां जैसी फिल्मों में रफ़ी साहब ही उनके मेन गुलकार थे। और 70 की दहाई के आखिर में भी तो रफ़ी साहब ने आर.डी. के साथ बड़े हिट गाने दिए, जैसे हम किसी से कम नहीं का वो गाना, क्या हुआ तेरा वादा। हाँ, जिस पर नेशनल अवार्ड भी मिला था। जी, और फिल्म फेयर भी। फिर फिल्म शान का यमा यमा, और जमाने को दिखाना है का पूछो न यार क्या हुआ। बिल्कुल। तो ये कहना कि आर.डी. ने रफ़ी साहब को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, ये दुरुस्त नहीं लगता। तो फिर क्या कहेंगे? यही कि आर.डी. बर्मन फिल्म और किरदार की ज़रूरत के मुताबिक गुलकार चुनते थे। यहाँ तक कि जब किशोर कुमार उरूज पर थे, तब भी जब आर.डी. को कव्वाली चाहिए होती थी, है अगर दुश्मन ज़माना, फिल्म हम किसी से कम नहीं, या कोई सेमी क्लासिकल टच वाला गाना, तुम जो मिल गए हो, फिल्म हंसते ज़ख्म, हालांकि ये धुन मदन मोहन की थी जिसे आर.डी. ने इस्तेमाल किया, अच्छा, तो वो रफ़ी साहब के पास ही जाते थे। एक जरिया आर.डी. बर्मन को एक बेहतरीन और वर्सटाइल मूसीकार तो मानता है, लेकिन साथ में ये राय भी देता है कि शायद वो नौशाद या मदन मोहन जैसे अजीम मूसीकारों की सफ में नहीं आते। ये तो खैर एक राय है। जी, ये याद रखना जरूरी है कि ये एक तज्जियाकार की जाती राय है जो हमें उन जराए में मिली। उनकी मुसीकी तो अपनी जगह, लेकिन जो मवाद हमारे पास है वो उनकी जाती जिंदगियों और शख्सियात के भी बड़े दिलचस्प रंग दिखाता है। खास तौर पर किशोर कुमार की शख्सियत, वो तो किस्सों से भरी पड़ी है, खासकर पैसों के मामले में। जी हाँ, उनके बारे में तो बहुत से किस्से मशहूर हैं। एक जगह पढ़ा कि उन्हें हमेशा लगता था कि शायद उन्हें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो वो मुबैना तौर पर तब तक गाना शुरू नहीं करते थे जब तक उनका सेक्रेटरी कंफर्म न कर दे कि प्रोड्यूसर ने पैसे दे दिए हैं। अरे वाह। और वो किस्सा तो बहुत मशहूर है कि जब एक प्रोड्यूसर ने आधे पैसे दिए, तो वो अगले दिन सेट पर आधे चेहरे पर मेकअप करके पहुंच गए। पूछा तो कहा, आधा पैसा तो आधा मेकअप। कमाल है। और एक प्रोड्यूसर थे आर.सी. तलवार, उनसे अपने बकाया जात, जो शायद 8,000 रुपए थे, लेने के लिए वो कई दिन तक रोज सुबह उनके घर के बाहर जाकर चिल्लाते थे, ए तलवार, दे दे मेरे 8,000। ये तो फिल्मी सीन लगता है। उनके टैक्स के मसाइल भी थे, सुना है? जी हाँ, वो भी काफी मशहूर है। बताया जाता है कि 60 की दहाई में टैक्स के छापों और भारी रकम की वजह से उन्हें कुछ ऐसी फिल्में भी करनी पड़ी जो शायद वो ना करते। सहाफ़ी प्रीतेश नंदी ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि उनकी टैक्स फाइलें दीमक खा रही थीं, तो किशोर कुमार ने मजाक में कहा कि वो उन्हें कीड़े मार दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और टैक्स वालों को सबूत में मुर्दा चूहे पेश कर देंगे। क्या बात है, उनका अंदाज ही निराला था। बिल्कुल। और इमरजेंसी के दौर का वो वाकया भी जराए में मिलता है जब उन्होंने हुकूमती प्रोग्राम के लिए गाने से इनकार कर दिया था। हाँ, सुना है इस बारे में। जिसके बाद ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर उनके गानों पर पाबंदी लग गई थी, जो काफी अरसे बाद कुछ बड़े लोगों की मुदाखलत से खत्म हुई। ये उनकी उसूल परस्ती भी दिखाता है। उन्हें कुत्तों से भी बहुत प्यार था, है ना?
जी बेपनाह। कहा जाता है कि 30 से ज्यादा कुत्ते थे उनके पास, मुख्तलिफ नस्लों के, और मजाक में कहते थे कि ये सिर्फ इनकम टैक्स वालों को काटने के लिए ट्रेंड है। ये तो किशोर कुमार ही कह सकते थे। उनके गोरीकंज बंगले में उनके लिए खास जगह बनी हुई थी। तो ये तो थी किशोर कुमार की रंगीन शख्सियत। दूसरी तरफ रफ़ी साहब, उनकी शख्सियत कैसी बताई गई है? मोहम्मद रफ़ी साहब की शख्सियत, जैसा कि मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र मिलता है, किशोर कुमार से बिल्कुल अलग थी। उन्हें बहुत सादा, मुनकसिरुल मिजाज, मजहब से करीब और पूरी तरह से फैमिली मैन के तौर पर जाना जाता है। इनकी जिंदगी में वो शोखी या रंगीनी कम नजर आती है, सादगी ज्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई तनाज़ा नहीं था। अच्छा, जैसे? सबसे मशहूर तो शायद लता जी के साथ रॉयल्टी वाला मामला है। जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा जेरे बहस आता है। जराए बताते हैं कि रफ़ी साहब समझते थे कि गाना गा दिया, पैसे मिल गए, बात खत्म, गुलकार का गाने पर बाद में कोई हक नहीं। जबकि लता जी कहती थी कि रॉयल्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। जी, और इस बात पर उन दोनों में इतनी नाराजगी हुई कि कई साल तक बातचीत बंद रही, साथ गाना भी बंद रहा। बाद में कहते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर जे किशन ने सुलह करवाई। एक और तनाज़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाला भी था। हाँ, वो भी था। जब लता जी का नाम गिनीज बुक में आया कि उन्होंने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं, तकरीबन 25,000 का दावा था, तो रफ़ी साहब ने उसे चैलेंज किया। जी, उन्होंने खत लिखा कि मैंने ज्यादा गाए हैं। उनका दावा 28,000 के करीब था। ये मामला काफी चला और आखिर में गिनीज बुक ने ये कैटेगरी ही खत्म कर दी। इन गानों की असल तादाद पर आज भी बहस होती है। अच्छा, एक और वाकया B.R. चोपड़ा के साथ भी सुना है। जी, कुछ ज़राए में इसका जिक्र मिलता है कि रफ़ी साहब ने चोपड़ा कैम्प के साथ कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकार कर दिया था, जिस पर चोपड़ा साहब ने मुबैना ताक पर उन्हें अपनी फिल्मों से बैन करने की कोशिश की। ये दिलचस्प है कि फिल्मी दुनिया में ये टैक्स और पैसों के किस्से सिर्फ किशोर कुमार तक ही महदूद नहीं थे। बिल्कुल नहीं। जो मवाद हमारे पास है उसमें कई और फनकारों के भी ऐसे वाकयात हैं जो उस दौर के हालात बताते हैं। जैसे 20वीं सदी के शुरू की गुलकारा गौहर जान, जिनकी भारी तनख्वाह से टैक्स कटता था और उन्होंने उस पर एतराज भी किया था। पृथ्वीराज कपूर, जो बहुत ईमानदारी से टैक्स देते थे। राज कपूर, जिन पर संगम की कामयाबी के बाद बड़ा टैक्स रेट पड़ा। अच्छा। और इसका एक दिलचस्प पहलू ये था कि इस रेड की वजह से मियाँ बीवी राज कपूर और कृष्णा कपूर में कुछ गलतफहमियां दूर हो गईं। ये तो अलग ही कहानी है। और शशि कपूर, जिनका एक अपार्टमेंट कुछ अरसे के लिए टैक्स वालों ने जब्त कर लिया था। अशोक कुमार, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते थे ताकि सितारों को बुलाकर डांट सकें। क्या बात है। दिलीप कुमार, जिन्होंने एक बड़ा टैक्स केस लड़ा और जीता। गुरुदत्त, जो कहते हैं माली दबाव और टैक्स के मसाइल से परेशान थे। मीना कुमारी, जिनका इंतकाल हुआ तो वो मकरूज थीं और उनकी जायदाद टैक्स हुक्काम ने ले ली। अफसोसनाक बात है। और ख्वाजा अहमद अब्बास, जो अपनी सालगिरह को टैक्स रिटर्न जमा करवाने के दिन जैसा समझते थे। तो ये सब कहानियां बताती हैं कि शोहरत के पीछे माली हकीकतें अक्सर काफी मुश्किल होती हैं। सही कहा। ये सब वाकयात सिर्फ इनफरादी कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री के माशी निज़ाम और फनकारों पर दबाव की तरफ भी इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने इन जराए की मदद से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की जिंदगियों और उनके फ़नी सफ़र के कई रंग देखे। उनकी लाजवाल गायकी, मद्दाहों की वो मोहब्बत भरी बहसें, जी, उनका आपस का एहतराम, म्यूज़िक के बदलते ट्रेंड्स में उनका मकाम, उनकी मुनफरिद शख्सियात और फिल्म इंडस्ट्री के वो माली दबाव जिनका उन्हें सामना रहा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों अपनी अपनी जगह बेमिसाल थे। उनकी नाम निहाद रिकाबत से कहीं ज्यादा अहम उनका एक दूसरे के लिए एहतराम है और उनकी मुश्तरका मीरास है। हाँ, मद्दाहों और मीडिया की बहसें तो चलती रहेंगी, लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी को वो सुनहरी दौर दिया जिसकी चमक आज तक कायम है। शायद उनका मुवाजना इतना अहम नहीं जितना ये सोचना कि इन दोनों की मौजूदगी ने हमारी मौसीकी को कितना अमीर किया। बिल्कुल। और शायद आखिर में एक बात सोचने वाली ये है, जैसा कि इन जराए से भी लगता है कि ये दोनों इतने अलग अंदाज और शख्सियात के मालिक थे,
फिर भी एक ही दौर में इतनी कामयाबी कैसे हासिल की? जी, ये एक अहम सवाल है। वो कौन सी खास बात थी जिसने इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ आवाजों को एक ही वक्त में करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया? और ये उस जमाने के सुनने वालों और बनाने वालों के बारे में हमें क्या बताता है? इस पर गौर किया जा सकता है।